सिंह कानपुर इंटर कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 12 के छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 में काव्य के अंतर्गत आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का अध्ययन कर चुके हैं। उनकी पवन दूतिका को आप समझ चुके हैं और उम्मीद है आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे काव्य के अंतर्गत वो आप उनका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है या कह सकते हैं हमारा जो अध्याय है कक्षा 12 में काव्य के अंतर्गत वो नंबर 2 है और उसका नाम प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी भी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवियों में से एक हैं। अगर इनसे आपको पूछा जाए कि ये किस काल के कवि थे तो ये भी द्विवेदी युग के थे। इससे पहले जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को आपने पढ़ा तो वो भी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं और ये भी बड़े ख्यात प्राप्त कवि हैं द्विवेदी युग के। और द्विवेदी युग आप जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा और उन्हीं के आशीर्वाद से या उन्हीं की प्रेरणा से बहुत सारे कवियों ने अपनी भाषा में शुद्धता लाई, क्योंकि जब भारतेंदु युग चला तो भारतेंदु युग में हिंदी लिखी जाती थी। हिंदी में सभी नाटक और काव्य वगैरह सब भी लिखे गए, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन भाषा में वो शुद्धता नहीं थी। लेकिन जब द्विवेदी जी आए 1902 ईस्वी में, जब उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया, तब से उन्होंने कवियों में जो भाषागत दिक्कतें थीं, जो समस्याएं थीं, उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया और कवियों को और लेखकों को उन्होंने प्रेरणा दी कि आप शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली में लिखें। तो मैथिली शरण गुप्त के जीवन के विषय में हम लोग पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं। देखिए, आप शुरुआत तो यही करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवियों में एक प्रतिष्ठित कवि थे, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में, 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी चिरगांव झांसी, जो जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, झांसी जिला कानपुर के आगे है, तो वहाँ हुआ था। यानी द्विवेदी जी एक प्रतिष्ठित कवि थे द्विवेदी युग के। मैथिली शरण गुप्त जो है प्रतिष्ठित कवि थे द्विवेदी युग के और इनका जो जन्म है 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम आपके सामने लिखा सेठ रामचरण गुप्त। इनके पिता का क्या नाम था? सेठ रामचरण गुप्त। माता का नाम तो कहीं दिया नहीं गया है, इसलिए माता का नाम आपको बताना संभव नहीं होगा। और इन्होंने, चूँकि ये बड़े प्रख्यात कवि थे और बड़ा इन्होंने यश अर्जन किया अपने जीवन में, तो इनको कुछ उपाधियां, कुछ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले इनके विषय में आप जान लें कि ये राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किए जाने लगे। तो कभी कभी एक प्रश्न पूछता है कि राष्ट्र कवि किस पुस्तक के लिखने के बाद इनको राष्ट्र कवि कहा गया और सर्वप्रथम किसने कहा? ये भी जीवन परिचय की बात है। तो इनकी एक रचना है, नीचे आप देख सकते हैं, भारत भारती। भारत भारती में इन्होंने राष्ट्र के प्रति बड़ा अच्छा काव्य इन्होंने लिखा है और उसी की वजह से, इसी पुस्तक की वजह से महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया, ठीक है। किसने किया? तो महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया। और किस पुस्तक पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई? तो भारत भारती नामक पुस्तक पर इनको राष्ट्र कवि की नाम उपाधि दी गई। और अगर इनकी पहली रचना पूछें तो पहली रचना रंग में भंग ही है, ऐसा मानते हैं लोग कि सबसे पहली रचना इन्होंने कौन सी लिखी? तो रंग में भंग। तो इनको कई पुरस्कार मिले। इनको आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनके सेवाओं के लिए, हिंदी जगत की सेवाओं के लिए इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही साकेत
पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक, साकेत एक महाकाव्य है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है, तो साकेत पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। साथ ही इनकी सेवाओं को देख करके राष्ट्रपति महोदय ने इनको संसद का सदस्य भी नियुक्त किया। इनकी जो मृत्यु है 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हो गई थी। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुई थी। तो ये कुछ संक्षिप्त बिंदु होते हैं जिनका अगर हम ध्यान कर लें तो अपनी भाषा में हम उनका जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं, और बहुत नहीं लिखना होता है, बहुत कम लिखना होता है, इसलिए इतना जो दिया गया है वो पर्याप्त है। तो आप कह सकते हैं कि अगर जीवन परिचय आप लिखने बैठ जाएं तो आप कह सकते हैं कि द्विवेदी युग के प्रख्यात कवियों में से एक मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। भारत भारती नामक रचना पर इनको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि के नाम से संबोधित किया, और भारत भारती ही एक ऐसी रचना थी जिसके दम पर ये पूरे जगत में, पूरे हिंदी संसार में छा गए। और इनकी जो सेवाएं थी, उनकी सेवाओं को देख करके ही आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही इनके महाकाव्य साकेत पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इसके साथ ही इनकी सेवाओं को देख करके तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने इनको संसद का सदस्य भी मनोनीत किया। इनकी जो मृत्यु है 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हो गई थी। तो ये जीवन परिचय के संबंध में कुछ संक्षिप्त तथ्य थे। अब इनकी कृतियों की विषय में बात कर लें। कृतियाँ साहित्यिक परिचय में आती हैं, ज़्यादातर आपसे साहित्यिक परिचय ही पूछा जाता है, तो इसलिए कृतियों को याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना कृतियों को याद किए आप साहित्यिक परिचय नहीं लिख सकते। तो साहित्यिक परिचय में आप लिख सकते हैं कि ये महात्मा गांधी ने इनको भारत भारती रचना पर राष्ट्रकवि के नाम से संबोधित किया। ठीक है, इन्होंने पंचवटी, साकेत, यशोधरा जैसे बड़े अच्छे अच्छे काव्य इन्होंने लिखे हैं। और कुछ उदाहरण भी आप दे सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा, बड़े प्रसिद्ध पंक्ति हो गई है पूरे संसार में, जो हिंदी का व्यक्ति नहीं, जो हिंदी का ज़्यादा जानकार नहीं है, वो भी जानता है कि कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसे निकल के आती हैं, कुछ काव्य ऐसा निकल कर आता है जिसको हर व्यक्ति जान जाता है। जैसे इन्होंने लिखा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो इन्होंने स्त्रियों का चित्रण भी बड़ा अच्छा किया है अपने काव्य में। साथ ही देश के विषय में भी इन्होंने भारत भारती में लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। तो ये कुछ पंक्तियाँ भी हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। अगर प्रकृति के बारे में भी बात करें तो आपने पढ़ा होगा, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती थी धरती हरित तृणों के नोकों से, मानव तर भी झूम रहे थे मंद हवा के झोंकों से। तो कक्षा 9 में आपने इसको पढ़ा होगा। तो कुछ ये प्रकृति का है, एक साहित्यिक परिचय की बात कर रहे हैं, हम चल रहे हैं। तो साहित्यिक परिचय में कुछ रचनाएं जो इनकी है, उन रचनाओं पर इनको क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला, वो लिख सकते हैं। इन्होंने जैसे डीलिट उपाधि, यहाँ जीवन परिचय में भी लिखा डीलिट की उपाधि, और साकेत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक, और संसद सदस्य भी मनोनीत हुए अपनी सेवाओं के लिए, तो ये भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये साहित्यिक परिचय है। और साहित्यिक परिचय में आप उदाहरण जरूर लिखें, एक आध, ना सब लिख पाएँ तो एक आध उदाहरण अवश्य लिखें। फिर साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आप डालेंगे रचनाएं या कृतियाँ। तो रचनाओं में इन्होंने दो भागों में इनकी रचनाएं हम देख सकते हैं। एक तो मौलिक का मतलब ये होता है कि जो इन्होंने स्वयं रचा, जिसमें किसी की कोई मदद नहीं ली गई है, तो वो मौलिक रचनाएं होती हैं। आपके सामने लिखी हुई हैं, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जयद्रथवध, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनग, पंचवटी, नहोस, सिद्धराज आदि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, इसलिए इतनी पर्याप्त हैं। और इसमें से काफ़ी रचनाएं जो है शुरुआत के जो 10 अंक आते हैं उसमें भी पूछी जाती हैं।
तो इनकी रचनाएं याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, साहित्यिक परिचय के लिए भी, और साथ ही जो शुरू के 10 नंबर आते हैं उसमें। और जीवन परिचय में जो मुख्य बातें हैं, कभी कभी जीवन परिचय में ये पूछ लेता है कि जीवन परिचय से ही एक प्रश्न उठा लेता है शुरुआत के 10 अंकों में कि मैथिली शरण गुप्त को किस पुस्तक पर राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया गया, भारत भारती के नाम से, या बहुत कठिन पूछना होगा तो पूछ लेगा कि इनको मैथिली शरण गुप्त का जन्म निम्न में से किस गांव में हुआ था, विकल्प दे करके पूछ लेगा किस गांव में हुआ था, तो 4 विकल्प में से एक होगा चिरगांव। तो जीवन परिचय तो महत्वपूर्ण है ही, जीवन परिचय के साथ ही जीवन परिचय में जो जो तथ्य हैं वो शुरू में आप देखे होंगे, आपने कक्षा 11 में पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा 10 अंक शुरू के आते हैं, तो वहाँ भी यहाँ से इन जीवन परिचय से उठा लेता है। पुस्तक भी पूछ लेगा आपसे और साथ ही इनका जन्म भी पूछ सकता है, मृत्यु भी पूछ सकता है, या कोई विशेष जैसे भारत भारती नामक पुस्तक से ही ये प्रसिद्ध हुई है, बहुत ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिली, तो वो भी पूछ सकता है। तो इसलिए जीवन परिचय का भी आप ध्यान रखें, मुख्य बिंदु जो हैं उनको अभी ध्यान रखें। अनुदित रचना की अगर बात करें तो अनुदित का मतलब ये है कि अनुवाद की गई, जैसे कोई किसी दूसरे ने लिखा है और उनकी रचना का अनुवाद कर देना अपनी भाषा में। जैसे अंग्रेजी की कोई पुस्तक पढ़ ली और अंग्रेजी की पुस्तक को पढ़कर वो पुस्तक उस कवि को, हिंदी के कवि को बड़ा अच्छी लगी, तो उसका अपनी भाषा में अपने काव्य में अनुवाद कर देना, ट्रांसलेट कर देना ही अनुदित है। तो अनुदित रचनाओं में है तो काफ़ी इनकी, लेकिन प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वासवदत्ता, ये 3 इनकी अनुदित रचनाएं हैं। भाषा की बात करें तो भाषा द्विवेदी युग में, जब से द्विवेदी युग चला तो ऊट पटांग जो भाषा चलती थी वो बंद खत्म हो गई, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा का परिमार्जन किया, उसीलिए वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। तो भाषा सदैव शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली ही रहेगी, बस किसी में क्लिष्टता होती है और किसी में व्यवहारिकता होती है। तो इनकी जो भाषा थी सरल, व्यवहारिक तथा ओज एवं प्रसाद गुण से परिपूर्ण थी। भाई वीर रस में भारत भारती लिखा तो ओज तो होना ही है, ओज गुण की प्रधानता तो होती है। ओज माने हमारे अंदर जो है उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाती है कुछ जब काव्य को पढ़कर, तो ओज गुण हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। शैली की बात करें तो इन्होंने साकेत जैसे काव्य में प्रबंधात्मक शैली लिखी है, कुणाल गीत वगैरह भावात्मक शैली, उपदेशात्मक, नीतिपरक और नाट्य शैली। चूँकि आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, अधिकतम 80 शब्दों में ही इसको समाहित कर देना है, तो इसलिए आप केवल मुख्य बातों को ही याद रखें। बाकी जो इनका जीवन परिचय है आपको PDF के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा, व्हाट्सएप और हमारे चैनल के माध्यम से, और उससे आप इसको अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। कक्षा 12 की क्लास में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।